After a very long time, welcome back again in the part 5th of chapter 4. स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो आज हम द बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे। उससे पहले जो हमने 4 पार्ट किए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने द ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री भी पढ़ लिया है, कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया भी कवर कर लिया, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बैटल ऑफ प्लासी। ये जो है 4 पार्ट्स में हमने प्रीवियसली कवर कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रील्यूड टू द बैटल ऑफ बक्सर में हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो जो कंपनी थी, स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं कि जो कंपनी थी, ठीक है, वो ऐसा समझती थी, उनका ऐसा थॉट था कि जो मीर कासिम है ना, वो हमारा आइडियल पपेट है। लेकिन मीर कासिम ने जो है वो इस चीज़ को झूठा साबित कर दिया टू द कंपनी, ठीक है। एंड जो मीर कासिम था वो एज अ मतलब ही प्रूव्ड एज अ बिलीव द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है राम नारायण, ठीक है। ये कौन था राम नारायण? ये था डिप्टी गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी बिहार, ऑफ डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट, जो कि कौन कर रहा था? नवाब कर रहा था। किस चीज़ के लिए? कि वो रिवेन्यू सबमिट करवाए बिहार के, ठीक है। तो ये उनका रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो जो मीर कासिम था ना, कुड नॉट टॉलरेट दिस, मतलब जो वो हरकतें कर रहा था, कौन? राम नारायण। बट जो राम नारायण था वो उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? इंग्लिश ऑफिशियल्स। कहाँ पे? पटना में। पटना के अंदर जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे वो राम नारायण को सपोर्ट कर रहे थे एंड इसीलिए इन दोनों की बन नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद जो मिसयूज़ होता है ना किसका? कंपनीज दस्तक का, जो कि ट्रेड परमिट था एक तरीके का, ठीक है, जिसके अंदर उनको एग्जेम्प्ट किया गया था। गुड्स वगैरह जो है वो ईजिली ले जा सकते हैं विदाउट पेइंग द ड्यूटीज़, ठीक है। तो उसका क्या हो रहा था? मिसयूज़ हो रहा था बाय द कंपनी ऑफिशियल्स, क्योंकि कंपनी ऑफिशियल्स जो है राम नारायण के साथ मिली हुई थी। ये चीज़ जो है वो टेंशन क्रिएट कर देती है किस किस के बीच में? नवाब के बीच में और द इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ इतना ही है। इसमें आपको 3 चीज़ें बस याद रखनी है। मीर कासिम, राम नारायण और जो सपोर्ट कर रहे थे राम नारायण को वो इंग्लिश पर्सन्स थे एंड मिसयूज़ हो रहा था कंपनी दस्तक का, जिसको ट्रेड परमिट भी बोला जाता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम। तो आगे ये है कि जो मिसयूज़ हो रहा था दस्तक का, इसका मतलब क्या हो रहा था? कि लॉस हो रहा था किस चीज़ का? टैक्स रेवेन्यू का। किसको? नवाब को, क्योंकि नवाब तो कह रहा था कि उसको कि आप सबमिट करवाएं, लेकिन इंग्लिशमैन उनके साथ तो रले हुए थे राम नारायण के साथ, इसलिए वो दे नहीं रहे थे। तो इस चीज़ से लॉस हो रहा था, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू का। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो लोकल मर्चेंट्स थे, ठीक है, वो भी फेस कर रहे थे इक्वल कंपटीशन। क्यों? क्योंकि कंपनी मर्चेंट्स उनके साथ पूरे कंपटीशन में थे। तो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था किस किस के बीच में? एक तो आपका लोकल मर्चेंट्स के बीच में एंड जो कंपनी के मर्चेंट्स थे, कंपनी मर्चेंट्स के बीच में। उसके बाद जो इंपीरियल फरमान था, ठीक है, जिसने राइट दे दिया था इंग्लिश कंपनी को ट्रेड करने के लिए बंगाल के अंदर विदाउट पेइंग यानी ड्यूटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंपीरियल फरमान की, जो कि इंग्लिश कंपनी को राइट दे देता है टू ट्रेड विदाउट पेइंग, कि उनको पे नहीं करना है कोई भी ड्यूटीज़, ठीक है। तो इससे किसका फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली इंग्लिशमैन का ही फ़ायदा होगा। एंड किसको लॉस होगा? ऑब्वियसली जो बंगाल के अंदर ये लाया गया था बंगाल पर्सन्स को जो है वो लॉस होगा। तो जो सर्वेंट थे ना ऑफ कंपनी के, वो क्लेम करने लग गए कि मतलब कि उनको सेम प्रिविलेजेस मिलने लगी। कैसी? जैसे कि प्राइवेट ट्रेडर्स को मिलती थी ना, ये जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, जो दूसरे लोगों को मिलती थी प्रिविलेजेस, वो भी इनको सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को भी मिलनी स्टार्ट हो गई। जो कंपनी के सर्वेंट थे ना, ऑल्सो सोल्ड दस्तक टू द इंडियन मर्चेंट फॉर अ कमीशन, ठीक है, वो सोल्ड भी कर देते थे दस्तक को। किसको? इंडियन मर्चेंट्स को। एंड इसके अलावा जो मतलब कि कोएर्सिव मेथड्स थे वो भी अपनाए गए इनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, टू गेट द गुड्स एट द चीपर रेट, जो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सस्ते रेटों पे खरीद सकें।
तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेथड्स अपनाए कि कैसे हम मतलब सस्ते रेट पे ये चीज़ें खरीद सके। एंड वॉज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द ड्यूटी फ्री ट्रेड, जो कि किसके खिलाफ था? ड्यूटी फ्री ट्रेड के खिलाफ था। या तो आप ड्यूटी फ्री ट्रेड लीजिए और या फिर आप सस्ते रेट पर जो है वो खरीदिए गुड्स को, लेकिन ये दोनों चला रहे थे उस टाइम पे। द ड्यूटी फ्री ट्रेड सिंपली मीट बाइंग चीप इन अदरवाइज कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। एंड जो मीर कासिम था उन्होंने डिसाइड किया कि वो अबोलिश कर देंगे ये सारी ड्यूटीज़ जो कि ये लगाई गई थी, ठीक है। एंड बट द ब्रिटिश प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि उनको ये ड्यूटीज़ मिले एंड ये सारे प्रिविलेजेस मिले, लेकिन मीर कासिम अब क्या चाहता था कि इन सब जो ड्यूटीज़ है उनको ख़त्म कर दिया जाए। एंड इसीलिए इन दोनों में, मतलब मीर कासिम में एंड ब्रिटिशर्स के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो नवाब एंड कंपनी के बीच में जो टसल स्टार्ट हो जाती है वो इसी की वजह से होती है, ड्यूटीज़ की वजह से, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में जो है वो वॉर स्टार्ट हो जाता है, मतलब ईयर था 1763 में, ठीक है। एंड उसके बाद जो इंग्लिश पर्सन्स थे उन्होंने काफ़ी सारा विक्ट्री हासिल कर रही थी। कहाँ कौन कौन सी जगहों पर वो आपको याद रखना है। तो एक कटवाहा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी एंड मुंगर, ठीक है। तो ये कुछ आप मुझे प्लीज़ पार्डन करेंगे अगर मैंने ये जो नाम है उनको गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे कटवाहा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी एंड मुंगर, ठीक है। तो इन जगहों पर ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने जो है अपना रोब जमा लिया था, मतलब अपनी पावर को दिखा दिया था। एंड अब जो मीर कासिम था वो फ्लड हो जाता है, कहाँ पे? जो मीर कासिम था वो अब कहाँ चला जाता है? अवध में। एंड वहाँ पे वो अपना कॉन्फिडेंसी जो है वो फॉर्म कर लेता है, किसके साथ? नवाब ऑफ अवध के साथ, ठीक है। अब जो ये मीर कासिम था ना, ये अवध चला जाता है एंड जो वहाँ पे नवाब था उसके साथ ये जो है बना लेता है, अपनी सांठगांठ लगा लेता है। एंड जो सुजाउद्दौला था वो भी इनके साथ मिल जाते हैं। जो मुगल एम्परर शाह आलम II था वो भी इनके साथ मिल जाते हैं टू रिकवर द बंगाल फ्रॉम द इंग्लिश पर्सन। अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। एक मीर कासिम हो गया आपका, ठीक है। ये जो नवाब बंगाल का नवाब था ना, ये सुजाउद्दौला ही था, ठीक है। तो इसका भी अगर आपसे पूछ लिया जाए नवाब ऑफ अवध उस टाइम पे कौन था बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे, तो उसका नाम आपको याद रखना है। तो अब मीर कासिम, सिराजुद्दौला और साथ ही साथ में आपका शाह आलम II, तो ये सारे मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। अब ये किसके खिलाफ लड़ेंगे? इंग्लिश के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे टू रिकवर बंगाल को दोबारा से जीतने के लिए, ठीक है। अब बैटल स्टार्ट होती है तो कंबाइंड आर्मी, जैसे कि मैंने बताया, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध जो कि सिराजुद्दौला थे एंड शाह आलम II, ये सारे जो है वो एक ग्रुप बना लेते हैं और जो इंग्लिश फोर्सेस होती हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। और जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स होते हैं वो किसके अंडर काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे, मतलब इनका हेड कौन होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, एट बक्सर, तो ये इनके अंडर लड़ रहे होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होगी स्टार्ट, जिसको ही बैटल ऑफ बक्सर बोला गया। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। और इस बैटल के अंदर जो इंग्लिश पर्सन्स है वो जीत जाते हैं और ये तीनों जो है वो हार जाते हैं। तो मीर कासिम जो था, द इंग्लिश जो थे कंपेन अगेंस्ट द, मतलब इंग्लिश मैन ने इनके मीर कासिम और के अगेंस्ट में जो है वो आपका स्टार्ट किया जो भी बैटल वगैरह थी। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैटल ले इन फैक्ट दैट नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट ऑल्सो द एम्परर ऑफ इंडिया वॉज डिफीटेड बाय इंग्लिश, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल का जो नवाब था वो भी हार गया एंड आपका एम्परर ऑफ इंडिया जो था वो भी हार गया, किससे? ब्रिटिशर्स से, ठीक है। एंड उसके बाद जो
विक्ट्री मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड सुप्रीमेसी हो गई उनकी होल ऑफ द कंट्री के अंदर। तो ये बैटल ऑफ बक्सर में आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो सिर्फ ये वाला डायग्राम ही है कि जो 3 राजा थे वो इकट्ठे हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि किसके अंडर लड़े थे, तो हेक्टर मुनरो के अंदर। कहाँ पे? बक्सर के अंदर। इसकी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड जीतता कौन है? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। यहाँ से उनकी पूरी सुप्रीमेसी जो है ऑल इंडिया के अंदर शो हो जाती है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, जब बैटल के बाद क्या होता है, तो अब आते हैं हमारे मीर जाफर, ठीक है, जो उस टाइम पे पपेट थे, ठीक है। किसके पपेट थे? ब्रिटिशर्स के नहीं थे, नवाब ऑफ बंगाल के, ठीक है। ये एग्री हो जाते हैं टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट देने के लिए इंग्लिश मैन को फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो मिदनापुर, बुर्दवान एंड चित्तागोंग, ठीक है। तो मीर जाफर जो थे ये पपेट थे नवाब ऑफ बंगाल के, एंड ये ब्रिटिशर्स को ये सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी आर्मी की मेंटेनेंस को देख सकें। एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑल्सो परमिटेड, उनको कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स को ऑल्सो ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए भी बोल दिया जाता है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करिए। कहाँ पे? बंगाल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो सॉल्ट के ऊपर ड्यूटी लग रही थी ना 2% वाली, वो वाली तो लगेगी, ठीक है। और सारी ड्यूटीज जो हैं वो ख़त्म करने के लिए बोल दिया गया था ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। लेकिन अब जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है ना, तो इसका जो छोटा लड़का होता है ना, माइनर सन जो इसका है, उनका नाम भी बताती हूँ, ठीक है। तो उनका नाम था नाजिम उद दौला। तो ये इसको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ नवाब, मतलब मीर जाफर के बाद इसके छोटे बेटे को जो है वो दे दी जाती है पावर। एंड जो रियल पावर थी ना वो किसके हाथों में थी? नायब सूबेदार जो था उस टाइम पे जो अपॉइंट हुआ था। लेकिन उस जो नायब सूबेदार जो अपॉइंट किया गया था इसके छोटे सन के द्वारा, उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के हाथ में सारी पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, ठीक है। तो यहाँ इसी के बीच में आएगा हमारे पास ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो इसी में ही है ये, ठीक है। बक्सर की जब ये बैटल होता है, ठीक है, 1764 वाला, तो इसी में ही जो है वो ट्रीटी होती है इलाहाबाद की। तो इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव जो था, ठीक है, वो कंक्लूड करता है 2 ट्रीटीज जो कि आपका अगस्त 1765 में होती है। पहली ट्रीटी जो होती है वो नवाब ऑफ अवध के साथ होती है, दूसरी आपकी शाह आलम 2 के साथ होती है, ठीक है, शाह आलम 2, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि नवाब ऑफ अवध के साथ कौन सी ट्रीटी होती है। नवाब ऑफ अवध वही सुराजुद्दौला जिसकी हमने बात की थी। तो इसमें जो है पहला पॉइंट आपके पास आता है कि ये एग्री हो गया था, नवाब ऑफ अवध जो है वो एग्री हो गया था टू सरेंडर द इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद देने के लिए तैयार हो गया था। एंड कारा, ठीक है, सॉरी कारा, ये 2 चीज़ें देने के लिए तैयार हो गया था। किसको? ब्रिटिशर्स को नहीं, ये शाह आलम 2 को, ठीक है। तो ये पहली इसमें वो थी, ठीक है। तो नवाब ऑफ अवध जो है वो इलाहाबाद एंड कारा सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया था शाह आलम 2 को। सेकंड पॉइंट इसी में ही, मतलब ये इसी में ही चल रहा है सेकंड पॉइंट, कि ये पे करेगा ₹50 लाख किसको? कंपनी को, एज अ वॉर जो उन्होंने लड़ी उसमें जितना भी खर्चा पानी हुआ, ठीक है, उसमें ये जो नवाब ऑफ अवध सुराजुद्दौला था वो 50 लाख देंगे कंपनी को। तीसरा पॉइंट कि ये बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोसेशन ऑफ हिज स्टेट, तो उसको ये सारा अपना दे देंगे। तो क्या करेंगे? बलवंत सिंह जो कि जमींदार था ऑफ बनारस, इसको दे देंगे अपना फुल एस्टेट, ठीक है। तो ये भी आप बात याद रखेंगे किसका नाम जुड़ा हुआ है सुराजुद्दौला के साथ, तो बलवंत सिंह जो कि जमींदार था बनारस, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं शाह आलम 2 की। इसके अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो अभी हम बात करते हैं शाह आलम 2 की, ये किसके लिए एग्री होता है?
ठीक है, तो ये एग्री होता है कि ये रिसाइड करेगा इलाहाबाद के अंदर ही, क्योंकि इलाहाबाद किसने दे दिया था इसको, नवाब ऑफ अवध ने, एंड टू सीट टू हिम बाय द नवाब ऑफ अवध, अभी मैंने आपको बताया कि उसने दिया था, एंड कंपनी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी इलाहाबाद को, पहली बात। दूसरी बात कि ये शाह आलम टू जो है ये इशू करेगा फरमान, ठीक है, जो मतलब जिसमें ये होगा कि ये दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा दे देंगे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड उसके बदले उनको कितना एनुअल पेमेंट मिलेगा, 26 लाख। तो ये शाह आलम टू इस चीज़ पे एग्री हो गया था। ये किसके अंडर है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर ही आ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट इनका ये आता है कि एक प्रोविजन बनाया गया जिसके अंदर 53 लाख रुपीस जो हैं वो कंपनी को दिए जाएंगे इन रिटर्न फॉर द निजामत फंक्शंस ऑफ द सैड प्रोविंसेस, जो भी प्रोविंसेस उन्होंने बताई थी उसके अंदर निजामत फंक्शनरीज के लिए 53 लाख रुपीस जो हैं वो कंपनी को दे दिए जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो निजामत फंक्शन थे ये क्या चीज़ होती है, एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर पहली बात आती है मिलिट्री फोर्सेस या फिर डिफेंस आप बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपके पास पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे किसको, शाह आलम को, एंड उसके बदले में शाह आलम जो है 53 लाख रुपये जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करवाएगा, किसके लिए, निजामत फंक्शंस के लिए, तो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर जो क्लाइव था वो जो है अवध बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, बिल्कुल भी अवध को अनेक्स नहीं करना चाहता था। क्यों, क्योंकि फिर वो जो कंपनी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती कि अवध को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, एंड अवध के ऊपर जो था ना वो मतलब अफगान से भी अटैक हो रहे थे, इन्वेजन्स हो रही थी, एंड मराठास भी इन्वेजन्स कर रहे थे, एंड जो क्लाइव थे वो नहीं चाहते थे कि कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि पूरा अवध को जो है प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उस पर पहले ही इतने सारे इन्वेजन्स के खतरे मंडरा रहे थे, ठीक है। द ट्रीटी मेड द नवाब अ फर्म फ्रेंड ऑफ द कंपनी, ये जो ट्रीटी हमने बात की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसने जो है जो नवाब था एंड कंपनी के अंदर एक काफ़ी अच्छा मतलब मेल जोल बना दिया, क्योंकि ट्रीटी से दोनों खुश हो गए आपस में, ठीक है। तो इनके अंदर फ्रेंडशिप जो है वो क्रिएट हो गई, एंड टर्न्ड अवध, फिर जो अवध था ना वो एक तरीके से ना बफर स्टेट बन गया, ठीक है, बफर, क्योंकि क्लाइव ने इसको अनेक्स करने से मना कर दिया। नवाब को लगा कि ये जो है अवध को अनेक्स नहीं कर रहे तो ये ठीक ही होगा, एंड फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट हो गई। एंड जो क्लाइव था उन्होंने अरेंजमेंट की विद द शाह आलम टू वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ऑल्सो, एंड इट मेड अ एम्परर यूजफुल रबर स्टैम्प ऑफ द कंपनी। तो जो एम्परर था वो एक तरीके से क्या बन गया, रबर स्टैम्प बन गया कंपनी का, जैसे कंपनी बोलती थी वैसे ही वो करना स्टार्ट हो गया। फ्रेंडशिप हो गई तो जैसे ही वो बात करे मतलब ब्रिटिशर्स कहेंगे वैसे ही उनको करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो एम्परर फरमान था वो भी लीगलाइज कर दिया पॉलिटिकल गेन्स ऑफ द कंपनी इन बंगाल के अंदर। अब जहाँ पे वो सिर्फ जो फरमान था, ठीक है, वो जहाँ पे सिर्फ ट्रेड के लिए यूज़ हो रहा था, अब उसको ऐसा बना दिया, उसको ऐसा लीगलाइज कर दिया कि वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी मतलब जो है चालू हो गया कि वो यूज़ करते हैं पॉलिटिकली इन करने के लिए ऑफ द कंपनी इन द बंगाल। अब बंगाल के अंदर अब इनका देखो कितना ज़्यादा जो है वो रोब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ ट्रेड के लिए था, अब पॉलिटिकल पावर के लिए भी ये लड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा था आपका बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो इसको भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मैसूर रेजिडेंट्स टू द कंपनी देख लेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो है वो रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे, जब आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जो अभी हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी है, ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रियल मास्टर्स बन जाती है, ठीक है, यही मास्टर बन जाती है किसकी, बंगाल की। एंड जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपका ड्यूल गवर्नमेंट
ऑफ बंगाल, ठीक है। ये ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, इसका मतलब क्या है कि 2 जनों का रूल चलेगा अब बंगाल के अंदर। किसका किसका? द कंपनी एंड द बंगाल का नवाब, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। इससे अभी आगे जाके लोग बहुत परेशान होने वाले हैं, ठीक है। इन विच बोथ द दीवानी एंड द कलेक्टिंग रिवेन्यूज, जिसमें आपका निजामत भी आएगा बाद में, जिसमें हमने बात की थी पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन, ये सब कुछ किसके कंट्रोल में आ जाता है? आपका कंपनी के अंडर में आ जाता है। एंड जो ये कंपनी थी उसने दीवानी राइट्स भी एक्सरसाइज कर लिए थे एज द दीवान एंड द निजामत राइट्स थ्रू इट्स राइट टू नॉमिनेट द डिप्टी सूबेदार। तो अभी यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो आपके दीवानी राइट्स थे वो तो कंपनी चलाती थी, ठीक है। कंपनी जो है वो दीवानी राइट्स जो है एज अ दीवान जो है वो इसको एक्सरसाइज करती थी। एंड दूसरी तरफ जो निजामत राइट्स थे वो किस चीज़ के लिए राइट दे देते थे? टू राइट टू नॉमिनेट द डिप्टी सूबेदार। एंड जो कंपनी थी उसने एक्वायर कर लिए थे दीवानी फंक्शंस को फ्रॉम द एम्परर एंड निजामत फंक्शंस को फ्रॉम द सूबेदार ऑफ द बंगाल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। एंड जो सिस्टम था इसका जो एडवांटेज था वो किसको मिल रहा था? ब्रिटिशर्स को ओनली, ठीक है, कंपनी को मिल रहा था। इट लेफ्ट द एक्सपीरियंस दैट इट वॉज द पपेट, जो राजा था, जो एम्परर था, वो एक तरह से पपेट इंडियन रूलर ही बन गया था। एंड जो सॉवरन पावर थी वो किसके हाथ में चली गई थी? कंपनी के हाथ में चली गई थी। एंड जो बंगाल का नवाब था वो सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर, ठीक है। पीस एंड ऑर्डर क्यों? क्योंकि अब इसने रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूल गवर्नमेंट बना दी, ठीक है। लोग इससे खुश नहीं है तो सॉरी, राजा का क्या काम है कि पीस एंड ऑर्डर बना के रखे वो लोगों के बीच में। बट ही डिपेंडेंट बोथ ऑन द फंड्स एंड फोर्सेज अपॉन द कंपनी। अब राजा के पास फंड्स एंड फोर्सेज होंगी तभी तो वो पीस एंड कंट्रोल बना सकेगा, ठीक है। तो ये फंड्स वगैरह किससे मांगना स्टार्ट कर दिया इन्होंने? कंपनी से। लेकिन बाद में क्या हुआ? लेटर कंट्रोल बाद में जो कंपनी थी वही कंट्रोल, उन्होंने ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मतलब पीस एंड ऑर्डर भी कंपनी के पास ही चला जाता है। एंड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शंस द कंपनी अपॉइंटेड 2 डिप्टी दीवान्स, जिनके नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ से रब करके ये। तो अभी दीवानी फंक्शंस के अंदर, ठीक है, दीवानी जो राइट्स थे उनके अंदर जो कंपनी है ना वो 2 दीवान्स को अपॉइंट करती है। तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है मोहम्मद रेजा खान, इसको बंगाल के लिए नॉमिनेट किया जाता है एंड अपॉइंट किया जाता है। एंड राजा सिताब रॉय, इसको बिहार के लिए। एंड जो मोहम्मद रेजा खान था वो एक्ट करता है आपका एज अ डिप्टी निज़ाम या फिर डिप्टी सूबेदार भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो ड्यूल सिस्टम था जो कि लाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ही तोड़ के रख देता है एंड लोगों के लिए बहुत बुरा ये जो है साबित होता है। नाइदर द कंपनी नॉर द नवाब, दोनों ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। एंड पब्लिक वेलफेयर तो भूल ही जाओ उन दिनों के अंदर जब तक ये ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल चलता है। एंड लास्ट में फिर आपका जब वॉरेन हेस्टिंग जो है वो इस ड्यूल सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं 1772 के अंदर, ठीक है। थैंक यू।